हेलो दोस्तों झारखंड से एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है और उसी न्यूज़ के पीछे पीछे सुप्रीम कोर्ट से उससे भी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है। उस न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ क्या बात करेंगे। जो लेजिस्लेचर्स होते हैं यानी कि जो हमारे एमएलएज होते हैं, हमारे जो एमपीज होते हैं, उनको कुछ खास तरह की सुविधाएं, खास तरह के प्रिविलेज दिए गए होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, अपने पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक डिसीजन आया है जिसमें ये कहा गया है कि भैया जो एमएलए जो एमपीज होते हैं ना, ये जब ब्राइब लेते हैं यानी कि जब ये रिश्वत लेते हैं और उस रिश्वत के चक्कर में, रिश्वत लेने के बाद ये अपनी पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ खास तरीके से अगर वोटिंग करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो उस पूरे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इस पूरे टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हिस्ट्री नहीं जानेंगे प्रेजेंट समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, बात की शुरुआत होती है 1993 से और शुरुआत होती है झारखंड से। 1993 में झारखंड से एक एमपी आते थे, शिबू सोरेन जी, एक बहुत बड़े लीडर हैं झारखंड में और झारखंड को सेपरेट स्टेट बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और बड़े दिग्गज सीनियर नेता हैं शिबू सोरेन जी। तो ये 1993 के ज़माने की बात है और उस समय जो नरसिम्हा राव जी की जो गवर्नमेंट थी, उन गवर्नमेंट के खिलाफ जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो आया था। अब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में शिबू सोरेन जी को वोट करना था, तो इन्होंने क्या किया, रिश्वत ले लिया और रिश्वत लेने के बाद इन्होंने कहा कि मैं नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के फेवर में वोट करूंगा। इन्होंने उसके फेवर में वोट कर दिया और सिर्फ इन्होंने नहीं किया, इनके साथ इनके 4 साथी और थे। तो इन्होंने मिलकर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट को जो है सेव कर दिया नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से और सरकार गिरने से बच गई। अब ये पता चला कि इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने वोट करने के लिए पैसा लिया है, रिश्वत ली है, तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 1998 में 1998 के अंदर एक वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट थोड़ा सा आपको शॉकिंग लग सकता है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि इन्होंने रिश्वत लिया था, सब कुछ बात क्लियर हो चुकी है, प्रूफ हो चुका है इन्होंने रिश्वत ली है वोट करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1052 या फिर जनरली 105 कह सकते हैं, वो एमपीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, एमपीज को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये 105 इतना इतना यूनिक क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे जो एमपीज होते हैं, पार्लियामेंट उनका घर होता है, राइट। जनता उनको वोट देती है, चुनती है, वो पार्लियामेंट में उसके बाद आते हैं। तो एक आम आदमी नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको कुछ खास प्रिविलेज, कुछ खास सुविधाएं दी गई हैं। जैसे वो पार्लियामेंट के अंदर किसको वोटिंग करें या ना करें, ये उनकी मर्जी होती है। वो क्या बोलें, कितना बोलें, किसके लिए बोलें। तो बेसिकली पार्लियामेंट उनका घर है, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, किसको वोटिंग करते हैं, ये उनका अपना मामला है, ये हाउस का, घर का अपना मामला है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मान लो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने मोदी जी के साथ में कुछ बोल दिया या उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ बयान दे दिया, किसी बिल के ऊपर कुछ वोटिंग कर दिया, तो ये उनका घर का मामला है, हाउस का मामला है, तो इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। उनको पूरी तरह से इम्यूनिटी मिली हुई है। ये इम्यूनिटी मिलने के जो है कई सारे पर्पस यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे एक पर्पस हो सकता है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि भाई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक पार्लियामेंट के अंदर, एक स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक एमएलए है, तो उनको पूरी आज़ादी है बोलने की, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो, तो उनको स्पेशल इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन क्या इम्यूनिटी सिर्फ एमपीज और एमएलएज को? नहीं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो, वो पार्लियामेंट के अंदर क्या बोलें, क्या ना बोलें, किसको वोट दें, किसको वोट ना दें, उसके लिए उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, वो इम्यून है। अब इस 105 की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के अंदर यह कहा कि भाई हाँ, हम इनके खिलाफ करप्शन कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इम्यून है। हाँ, हम मानते हैं कि इन्होंने पैसा लिया है, ये खुद मान रहे हैं कि इन्होंने पैसा लिया है, फिर भी ये इम्यून है, सुरक्षित हैं, 105 का यूज इन्होंने किया, तो कोर्ट ने ये बात मानी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ खास कारणों की वजह से, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है ना, इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्सेप्शंस हैं वो इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर लागू नहीं होंगी।
तो जब वो किसी को वोट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, तो ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक एक्सटेंशन है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपीज, उनके लिए 105 हो गया। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलएज होते हैं उनके लिए होता है आर्टिकल 194(2), वो सेम ही बात बोलता है, 105 बोलता है। तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एमएलएज होते हैं उनको कुछ खास प्रिविलेज दिए गए होते हैं, कुछ खास सुविधाएं दी गई होती हैं, ठीक है। जैसे आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, हाउस की प्रोसीडिंग से 40 दिन पहले, 40 दिन के बाद में आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये सिविल मामले में होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तब तो किया ही जा सकता ऑफकोर्स, सिविल मामले में आप नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ वोट कर सकते हैं, ये मामले में जो है कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो अब मामला पहुंचता है 2012 में, और ये मामला भी पहुंचता है उनके घर के अंदर, मतलब शिबू सोरेन जी के बड़े बेटी की जो बहू हैं उनका मामला है। 2012 में राज्यसभा के 2 मेंबर्स इलेक्ट किए जाने थे झारखंड असेंबली से, लेकिन यहां पे भी पैसे का लेन देन हुआ। सीता सोरेन जी ये एमएलए हैं झारखंड के अंदर, इनको वोट करना था, इन्होंने भी पैसा लिया एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से और उनको ये विश्वास दिलाया कि भैया हम आपकी फेवर में वोट करेंगे। अब पैसा तो इन्होंने ले लिया लेकिन उनकी फेवर में वोट नहीं किया। पैसा लेने के बाद चीज, जैसे कई बार इलेक्शन में लोग करते हैं ना कि इस कैंडिडेट से भी दारू पी लेते हैं, उससे भी दारू पी लेते हैं, इससे भी पैसा ले लेते हैं कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन देते नहीं है, राइट। क्योंकि देखिए, अगर नॉर्मल इलेक्शन के अंदर आपने कहीं से पैसा लिया है और किसी को बोला है कि मैं आपके फेवर में वोट करूंगा, वहां पे तो सीक्रेट बैलेट होता है, अब नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिखाना थोड़ी है। पर यहाँ पे तो ओपन बैलेट सिस्टम होता है, यहाँ पे तो आपको वोट करने से पहले दिखाना पड़ता है कि देखो मैं किसको वोट कर रहा हूँ। तो इन सीता सोरेन जी ने जैसे ही दिखाया कि मैं इस कैंडिडेट को वोट कर रहा हूँ, वो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट थे वो गुस्सा हो गए कि भैया तुमने पैसे तो मेरे से लिए हैं, वोट आप किसी और को दे रहे हो। फिर ये मामला दोबारा से कोर्ट में पहुंचा। पहले ये मामला पहुंचा झारखंड हाई कोर्ट के अंदर, और झारखंड हाई कोर्ट के अंदर सीता सोरेन जी ने यह कहा कि मुझे भी इम्यूनिटी मिली हुई है आर्टिकल 194 के अंडर में, जैसे एमपीज को इम्यूनिटी मिलती है 105 में, ऐसे मुझे मिलती है 1094 में। लेकिन अब समय बदल चुका था, अब ये 1998 का कोर्ट नहीं था। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं आपको इम्यूनिटी नहीं दे सकता, आपने पैसा लिया है, पैसा लेने के बावजूद आपने उस कैंडिडेट के अगेंस्ट में वोट कर दिया जिससे आपने पैसा लिया। ये अगर उनके फेवर में वोट करते तो शायद आपको इम्यूनिटी मिल जाती, लेकिन उनके अगेंस्ट में वोट कर दिया तो हम आपको इम्यूनिटी नहीं देंगे। फिर ये मामला 2014 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, 2 जज की बेंच के पास पहुंचा। जो शिबू सोरेन वाले केस में मामला पहुंचा तो वो 5 जजेस की बेंचेस ने फैसला सुनाया था, उनको इम्यूनिटी दे दिया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंचा 2 जज की बेंच पे, उनको लगा कि नहीं 2 जज की बेंच तो छोटी है, तो उन्होंने 3 जज की बेंच पे मामला गया। कई साल तक केस वहाँ पे चलता रहा, तारीख पे तारीख चलती रही। फिर 2019 में वो 3 जज की जो बेंच थी उनको लगा कि नहीं, ज़्यादा बड़ी बेंच चाहिए, तो उन्होंने 5 जज की बेंच के ऊपर फैसला भेज दिया। फिर 2023 के अंदर 5 जज की बेंच को लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात है, तो 5 जज से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 जज तो ऑलरेडी 1998 के अंदर हो चुका है बेंच। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हायर बेंच पे जाएगा। तो 7 जज की बेंच के पास ये फैसला गया और 2024 के अंदर वो फैसला वो फाइनली आया है, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई एमपी या कोई